हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, सिस्टम ऑफ चार्ज हो, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। तो इसलिए गॉस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि गॉस थ्योरम में हम जो कि हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से निकल कर बाहर आते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon times the net charges enclosed by the closed surface। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, कोई भी एक क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस से कितना बाहर फ्लक्स निकल रहा है, कितना उसके अंदर फ्लक्स आ रहा है, पासिंग थ्रू द फ्लक्स, उसका फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू 1 upon epsilon times of total charge enclosed by the closed surface। ये कहता है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। क्लोज सरफेस है, उसका फ्लक्स निकालना है, वो फ्लक्स जो होगा वो 1 upon epsilon टाइम्स होगा चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस है तो हमने क्लोज का इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है यहाँ पर, ये इक्वल टू होगा क्यू बाय एप्सिलॉन। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन इसका जो यूज है बहुत बड़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के लिए प्रूफ देखेंगे इसका, ठीक है। तो कोई भी एक मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ले लिया हम, लेट्स आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज q is placed in a space, okay, and suppose the surface A is a sphere of a radius r। तो इसके सराउंडिंग हम एक सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज ये एक्चुअली में गॉसियन सरफेस कहलाता है। इसके सराउंडिंग है सरफेस, क्लोज सरफेस को हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। अब मुझे निकालना है कि इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो मैं पहले इस क्लोज सरफेस का एक स्मॉल पार्ट ds कंसीडर कर लूंगा, पूरी सरफेस में नहीं निकाल सकता हूँ, तो ds के लिए पहले मैं निकालता हूँ डेल फाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स थ्रू द ds कितना हो जाएगा, डी फाई, डेल फाई इक्वल टू ई डॉट ds। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर E की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी देगी, ड्यू टू द डेट पॉइंट चार्ज 1 upon 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर हो जाएगी। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। और उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे कि देखो फाई इक्वल टू यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon naught q by और r स्क्वायर आ चुका है, q by r स्क्वायर आ गया है, ds बचा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट क्वांटिटीज को, और केवल यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है। तो ds का जो क्लोज इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो ये सरफेस को किस सरफेस का एक पार्ट था, ये था स्फीयर का एक पार्ट था। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पर रखा, जो भी वैल्यूज कैंसिल हो रही कैंसिल कर दी, तो 5 इक्वल टू गया q बाय एप्सिलॉन। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया गॉस थ्योरम। अगर आपको एग्जाम में गॉस थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है तो सिमेट्रिकल फॉर्म में ये प्रूफ आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें गॉसियन सरफेस। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज्ड बॉडी के सराउंडिंग क्लोज सरफेस जो हम एज्यूम करते हैं वो गॉसियन सरफेस कहलाती है। तो उसका नेचर कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो ये एक्चुअली गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस इज एन हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, इसके सराउंडिंग गॉसियन सरफेस कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी। यहाँ पर एक लाइन चार्ज है, तो अब इस लाइन चार्ज का जो फ्लक्स निकलेगा उसको ढकने के लिए पूरा हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो क्लोज सरफेस का नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक स्फीयर है,
तो उस स्फीयर को ढकने के लिए स्फीयर ही चाहिए। फिर अगर मान लो प्लेन चार्ज की प्लेन शीट है, तो ये प्लेन जो चार्ज की प्लेन शीट है, इसके सराउंडिंग अगर चार्ज को कम्प्लीटली हमको कवर करना है क्लोज सरफेस से, तो हम इसके लिए क्यूबॉइडल ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, स्फीयर भी ले सकते हैं, लेकिन हम सबसे सुटेबल हमारे लिए क्या होगा, क्यूबॉइडल। ठीक है, तो ये हुआ हम गॉसियन सरफेस, इस तरीके से हम गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं गॉस थ्योरम। तो इसी गॉसियन सरफेस के से हम क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स निकालते हैं। तो वो जो टोटल फ्लक्स हम निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, एक बार फिर से रिपीट कर लें, the total flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon times of the charge inside the closed surface. Okay, next अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहते हैं गॉस थ्योरम से रिगार्डिंग। तो उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर अ क्लोज सरफेस। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो गॉस थ्योरम है वो केवल क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है ना। तो गॉस सरफेस इज वैलिड फॉर अ क्लोज सरफेस फॉर एनी शेप और for any shape and for any general charge distribution। इसमें कोई भी शेप और साइज का कोई रोल नहीं है, और क्लोज सरफेस होना चाहिए बस, और उसके अंदर चार्ज हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन, if the net charge enclosed by the closed surface is zero, then the flux through the surface is also zero। ओके, तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो टोटल फ्लक्स होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1 upon epsilon times of sum of all charges। नेट चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर, डेफिनेशन में भी नेट चार्ज की बात हो रही है। नेट चार्ज क्या होगा, चार्ज का एडिटिव नेचर है, ये सब ऐड हो जाएंगे आपस में। ठीक है, इनका जो फ्लक्स होगा वो आपस में ऐड कर जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका फ्लक्स आउटवर्ड होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका फ्लक्स इनवर्ड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है डाइपोल का, तो डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, तो डाइपोल का जो नेट चार्ज है वो जीरो है, तो इसमें जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जितना फ्लक्स इसमें इंटर करेगा उतना ही फ्लक्स इसमें से बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसमें नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, किसी भी क्लोज सरफेस से अगर कोई बाहर चार्ज रखा हुआ है, तो उससे उसका जो फ्लक्स है वो इसके क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो भी देखो। ये मान लो कि देखो क्लोज सरफेस, इसको हमने बाहर रखा, तो इसकी जो जितना फ्लक्स इसमें इंटर करता है उतना ही फ्लक्स तो आउटगोइंग हो जाता है। तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों सेम हो गए, चार लाइनें अंदर जा रही, चार लाइनें बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया ना। तो यहाँ पर इसीलिए द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। ओके, तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड। अगर किसी भी क्लोज सरफेस को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अंदर चार्ज नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर अंदर चार्ज नहीं होगा तो ऐसा होगा, नहीं तो अगर ऐसा हो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ लेकिन इसके अंदर पहले से चार्ज प्रेजेंट है, तो उसका तो फ्लक्स होगा ना, उसका तो फ्लक्स होगा। लेकिन ये बात हो रही केवल जबकि इनसाइड चार्ज क्या हो, जीरो हो, तब यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर भी फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट वन इज, इफ अ क्लोज बॉडी not enclosing any charge in placed in a electric field either uniform other non। ठीक है, वही बात हम बता रहे थे कि a closed body not enclosing any charge, अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर, is placed in a electric field, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, टोटल फ्लक्स लिंक विद इट इज अ जीरो होता है। नेक्स्ट वन, फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज बॉडी is independent of the shape and size of the body and position of the charge inside it। ये भी एक important concept है। यहाँ पर flux linked with a closed body is independent of the shape and size of the body and position of the charge inside the body। ये देखो, इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक स्फीयर बनाया, ठीक है, ये स्फीयर बना दिया। अब तो इस स्फीयर में
ये चार्ज मैंने मान लो क्यों यहाँ पर रखा, तो ये एक यहाँ पर चार्ज क्यों रखा, क्यों, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि अब सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ कि जो यहाँ पर तो सेकंड केस में क्या करता हूँ मैं, ये जो चार्ज है इसको यहाँ पर नहीं रखता हूँ मैं, और इस चार्ज को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, इस पोजीशन में। तो क्या इससे इस टोटल फ्लक्स पर कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं। ये चार्ज क्यू आप क्लोज बॉडी में कहीं पर भी रख दो, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, केवल चार्ज पर डिपेंड करता है और क्यू में। अच्छा एक और बात बता दो, ये मान लो पॉइंट चार्ज है, अभी हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन रख दी और उस लाइन के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, टोटल चार्ज यहाँ पर क्यू है। तो उस क्यू, जो टोटल चार्ज क्यू है यहाँ पर, तो इस लाइन का जो टोटल चार्ज क्यू है उसका भी फ्लक्स उतना ही बनेगा जितना कि इस पॉइंट चार्ज का बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होता है वो उसके डिपेंड करता है शेप पर और साइज पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, वो केवल चार्ज पर ही डिपेंड करता है। ये बात हमको ध्यान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत इस तरह ध्यान रखिएगा क्योंकि सीबीएसई वगैरह में भी बहुत बार पूछते हैं ये लोग कि यहाँ पर दिया हुआ है कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन जो है ये इम्प्लाई, ये इट डज नॉट इम्प्लाई दैट ई इज नेसेसरली जीरो एट ऑल पॉइंट। भाई अगर कहीं पर ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि ई जीरो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई डॉट डी एस है ना, तो ई अगर डी एस पर परपेंडिकुलर होगा, ये तो वेक्टर क्वांटिटीज है और इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब, अगर ई डी एस पर परपेंडिकुलर तो इस केस में भी जो फाई होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज necessarily zero at all point of the Gaussian surface if may be possible that E perpendicular to ds. So in above equation does not imply that E is necessarily zero at all point of the Gaussian surface. It may be possible that E is perpendicular to the ds. ठीक है, जबकि इसका उल्टा गलत, उल्टा नहीं ऐसा होगा। However, the converse is true. If E is equal to zero, then Q is equal to zero. अगर E zero तो definitely उसके अंदर जो सॉरी फाइव क्यों लिख दिया बोला, फाइव वो जीरो ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फाइव जीरो होना ही है उसको। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि गॉस लॉ में हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें है वो है क्यूब प्रॉब्लम। गॉस सरफेस गॉसियन जो हमारे गॉस लॉ है उसमें क्यूब प्रॉब्लम आती है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और इसके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। पहला तो बहुत सिंपल है, देखो पहला एक क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब के सेंटर पर हमने क्यू चार्ज रख दिया, तो आपसे पूछेंगे बताओ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब क्या होगा। क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, क्लोज सरफेस क्यूब है। ठीक है, तो अब लेकिन बात ये ध्यान रखना है कि ये जो क्यूब है एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा है, ये इक्वल फ्लक्स पास होगा सब कुछ। मतलब हर एक फेस, इसके 6 फेस है, तो हर एक फेस से उसका जो 1/6 पार्ट जो है वो हर एक फेस से पास होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो कि यहाँ पर फ्लक्स 36 वेबर पास हो रहा है, 36 पास होगा, तो हर एक फेस में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 6 6 6 6 36/6। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखो, अगर सेंटर पर है तो टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन होगा, हर एक फेस से कितना पास होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट पास होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि अगर ये चार्ज क्यू जो है वो उसके क्यूब के फेस पे रखा हुआ है, फेस पर रखा हुआ मतलब कि 50% उसका जो पार्ट है वो क्यूब में है और 50% पार्ट जो है आउटसाइड है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, जो 50% फ्लक्स होगा वो तो क्यूब से पास हो जाएगा और 50% फ्लक्स आउटसाइड द क्यूब चला जाएगा। तो अगर उसको, उस फ्लक्स को भी हमको क्लोज करना है तो हमको कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोनों
मिलकर फिर इसके टोटल फ्लक्स को कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो ढक दिया उसको, मतलब ढक दो मेथड टाइप इसका होता है कि हम इसको कवर करने के लिए, ठीक है, कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, ये अगर हमने सोच लिया तो हम इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। जैसे यहाँ पर आपको कवर करने के लिए 2 क्यूब की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, क्योंकि एक में से जो टोटल फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन वो हाफ हाफ डिवाइड हो गया, ठीक है। और अगर ये कहता है कि भाई एक फेज से कितना पास हो, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 1/6 किया था मैंने, लेकिन यहाँ पर 1/6 करूंगा क्या, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो फेज है ये तो कॉमन है, इससे थोड़ी फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स पास हुआ केवल अनदर 5 फेजेस से। तो इसका मतलब जो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, तो मेरा जितने 5 फेज है ना उसमें जो फ्लक्स पास होगा कितना होगा, 1/10 q बाय एप्सिलॉन नॉट पास। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं कि अगर यही चार्ज हमने कहाँ पर रखा, उसके कॉर्नर पर रख दिया, चार्ज अगर कहाँ पर रख दिया, कॉर्नर पर रख दिया, तो कॉर्नर पर रखा तो क्या होगा, अब अगर इस कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है तो इसके फ्लक्स को कवर करने के लिए कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये आप सोचिए कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा आंसर होगा 8 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 क्यूब्स मिलकर इसके पूरे टोटल फ्लक्स को कवर कर लेंगे। ये आप डायग्राम में ध्यान से देखकर सोच के एक बार वो सोच लेना कि 8 क्यूब क्यों बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो 8 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक सिंगल क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स, मतलब 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा तो फेज, सिंगल फेज से कितना फ्लक्स पास होगा, तो यहाँ पर केवल जो सामने के 3 फेज है ना उसी से फ्लक्स पास होगा, बाकी देखो बाकी के तो कॉमन में चले आएंगे, बाकी इस क्यूब से टच होंगे ना बाकी क्यूब से, तो यहाँ पर केवल जो 3 फेस होंगे वो ओपन हो जाएंगे, कॉर्नर के जो 3 फेस होंगे वो ओपन रहेंगे, ठीक है। जो कॉर्नर के 3 फेस होंगे उसको हम टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 1/24 क्यू बाय एप्सिलॉन, ये फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक अलग तरीके की प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको कहा कि भाई एक चार्ज है, वो एक स्क्वायर है और स्क्वायर से चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, अबाउट द जो स्क्वायर है, द चार्ज इज प्लेस्ड अबाउट द स्फीयर एट द डिस्टेंस r, ओके। देन और आपको ये भी दे दिया जाए कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज x स्क्वायर मीटर, ओके, एंड डिस्टेंस इज r, देन फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। तो हमने तो पहले देखा था कि अगर हमको एक ओपन सरफेस, अगर ओपन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करना है तो फिर हम तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस लगा के कर देते हैं, ई डॉट ई ए, फाई इक्वल टू ई ए से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर हम कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्यू है, क्योंकि हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो क्यू है, इस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर एक पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप उस मेथड से तो इसको निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आपको कहा जाए ना कि ई डॉट ई फाई इक्वल टू ई डॉट ए करके इसको निकाल दो, बहुत मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इन सब मुश्किलों का रामबाण इलाज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्या कंसिडर कर लेंगे, भाई ये तो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये जो चार्ज क्यू है ये इस टाइप के 6 स्क्वायर से ढका हुआ है, क्यूब, ये जो स्क्वायर है एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। वो क्यूब मिलकर वो जो 6 फेसेस हैं वो मिलकर इस चार्ज के पूरे फ्लक्स को कवर कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कि एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 1/6 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो इसका अगर टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो इसमें से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप करना, एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पर इसी टाइप से एक स्क्वायर दिया हुआ है और वहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उससे पूछा कि स्क्वायर से बताओ कि जो फ्लक्स है वो कितना पास होगा। तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है और इन कंसेप्ट से ही हम क्या करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी क्लोज सरफेस से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
फिर से एक बार गॉस थ्योरम आपको बता देता हूँ। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम is used to find the total flux passing through a closed surface. Okay, सबसे पहले तो यही बात होना चाहिए कि Gauss theorem is used to find the total flux passing through a closed surface, and the total flux is equal to the 1 upon epsilon times of net charge enclosed inside the closed surface. Okay, the flux passing through the Gaussian surface does not depend on the size and shape of the Gaussian surface, does not depend on the shape and size and position of a charged body inside the closed surface. Okay, a charge placed outside the Gaussian surface does not affect the flux of a Gaussian surface. Okay, if electric field inside the Gaussian surface is zero, it does not mean that the electric field if the flux passing through a Gaussian surface is zero, then it does not mean that the electric field is also zero. Maybe the electric field is perpendicular to the ds. ठीक है, यही सब बातें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो भी आप इसमें पढ़िएगा, है ना। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल दिए हैं उसी में थोड़ा सिंपलर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स के। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिया कि कैलकुलेट द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। अब एक क्यूब है, तो यहाँ से इस क्यूब में φ1 फ्लक्स इंटर कर रहा है और φ2 फ्लक्स इसमें से आउटगोइंग कर रहा है। तो इनकमिंग फ्लक्स φ1 है और आउटगोइंग फ्लक्स φ2। और अगर मैंने कहा कि भाई दैट φ1 इज इक्वल टू φ2, अगर हमने कहा कि दैट φ1 इज इक्वल टू φ2, तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज जो होगा वो कितना होगा? हमने नेट चार्ज निकालना है। तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दैट क्यूब? देन आवर आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। ओके, नाउ सेकंड केस, if that φ1 is equal to 40 Newton meter square per coulomb and that φ2 is equal to 20 Newton meter square per coulomb, then what is the value of net charge? तो इनकमिंग फ्लक्स कितना है भाई? इनकमिंग फ्लक्स तो यहाँ पर 40 है और आउटगोइंग फ्लक्स 20 है, तो फ्लक्स बढ़ा कि घटा? फ्लक्स यहाँ पर घटा, भाई 40 से 20 चला गया। तो अगर मैं इसको φ2 माइनस φ1 करता हूँ, तो मैंने किया φ2 माइनस φ1, 20 माइनस 40, भाई क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू की वैल्यू जाएगी फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर जो फाई होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो φ2 माइनस φ1 कर दिया मैंने, यहाँ पर वैल्यू पुट अप करी तो हो जाएगा क्यू इक्वल टू माइनस 20 एप्सिलॉन। ठीक है, तो नेट चार्ज डिपेंड करता है इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स पर। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में मैंने क्या देखा कि भाई φ1 इक्वल टू 10 और φ2 इक्वल टू 20 ले लिया, तो 20 माइनस 10 10, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर इनसाइड द क्यूब नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स कम हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, फ्लक्स घट रहा है तो नेगेटिव चार्ज। ये न्यूमेरिकल से हमको सिंपल समझ में आ रहा है, फार्मूला हमको समझ में आ रहा है कि Q इक्वल टू 5 माइनस φ1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लगाना। ठीक, अब दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल है और थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें लगेगा, थोड़ा ध्यान से। A cube is placed inside an electric field of magnitude 10x I cap Newton per coulomb. Find the magnetic flux through the cube and charge within the cube. तो मैंने डायग्राम बना लिया है, x y z, ये क्यूब रखा हुआ है यहाँ पर। इस क्यूब, ये न्यूमेरिकल का ही पार्ट है एक्चुअली डायग्राम, और इसमें पैरामीटर्स क्योंकि आपको डिफाइन किए हुए हैं कि क्यूब है और इस क्यूब का जो साइड है 1 मीटर है, 1 मीटर डिस्टेंस, ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना। और आपको इसमें निकालना है, आपको दो चीजें निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी आपको निकालना है फ्लक्स और चार्ज। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का फार्मूला निकालने के लिए हमें मालूम है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है ना। तो कैसे निकालेंगे नेट फ्लक्स? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये फेसेस यहाँ पर, ये जो देखिए आप बहुत यहाँ पर ये जो फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज और दूसरा फेज है। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो फर्स्ट फेज है, इस फर्स्ट फेज पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10x I कैप है,
तो क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं सेंटर पर आता हूँ ना, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर सेंटर की मैं बात करता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान समझ लो कि ये सेम न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल दिए हैं इसके ऊपर बेस्ड। आपको कंसेप्ट, और ये सीबीएसई के, इसलिए सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्यों 0? क्योंकि x इक्वल टू 0। लेकिन मैं जब बात करूंगा इस फेज की, तो इस फेज पर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 I के। ठीक है। लेकिन मैं जब इस पॉइंट की बात करूंगा, सेकंड फेज की बात करूंगा, तो यहाँ पर x इज 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20x, है ना। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हियर द डायरेक्शन ऑफ ई इज एक्स एक्सिस, एन आई के, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0 है, वाई जेड 0 हो जाएगा। सो फ्लक्स इज ओनली पासिंग थ्रू द शेडेड फेसेस। जो शेड फेज यहाँ पर मैंने कर दिया, इन फेज से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, बाकी के जो 4 फेज होगा उनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन केवल एक्स एक्सिस पर है। सबसे पहले मैंने φ1 निकाला, इस फ्लक्स यहाँ से जितना पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा E1A। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो 10, E1 इक्वल टू 10, और A एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा? A स्क्वायर, और साइड A है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10, तो φ1 आ गया 10। φ2 पर आता है, φ2 में आ जाएगा E2A। E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेकंड फेज, हो जाएगा E2, E2A। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 1 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि φ1 से कितना फ्लक्स इंटर कर रहा है? 10, ठीक है, और φ2 से इंटर क्यूब में इंटर कर रहा है 10, और इसमें से आउटगोइंग फ्लक्स है 20, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। ओके, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर 10। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ? इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। अगर फ्लक्स इक्वल नहीं है इसका मतलब चार्ज है, और यहाँ पर चार्ज कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? डेफिनेटली चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज पॉजिटिव। कितना होगा? 20 माइनस 10 10 10 एप्सिलॉन नॉट। पहले भी हम कर चुके हैं सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बाद वो यहाँ लिखना नहीं चाह रहा हूँ, आप खुद भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब यही सेम न्यूमेरिकल जो है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उसमें अब एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा सा वो आपको बता देता हूँ, ताकि अब इसमें कंफ्यूजन ना रहे आपको कुछ भी। ये देखिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखिए आप, सेम द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर ई एक्स अल्फा एक्स टू द पावर 1/2। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1/2 है। अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है 800 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारे पास? 800 x टू द पावर 1/2। y और z 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इन दो शेडेड पार्ट से ही, फ्लक्स जो है वो दोनों जो ये जो यहाँ पर शेडेड फेज है उसी से पास होगा। कैलकुलेट द फ्लक्स एंड द चार्ज, वही जो हमने निकाला था। ए की वैल्यू इसमें 0.1 मीटर दिया हुआ, ये डिस्टेंस ए हो गई, और ये डिस्टेंस भी यहाँ पर ए है ना, दोनों ए हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी ए है, ये भी ए है, सेम कंसेप्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। यहाँ पर x इक्वल टू ए होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 2a होगा। बाकी वही करना है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, ये देखो पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप बढ़िया डिटेल में एक एक लाइन पढ़ना है इसकी, और इसको समझना है। और इसको ऑलरेडी हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप कभी खुद ही इसको घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं आराम से। दूसरा देखो, तो ये देखो दूसरा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है यहाँ पर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल टू 200 I।
यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी, जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो दोनों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही पॉइंट पर सेम हो जाएगी यहाँ पर, बस दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे तो आपको ये सिंपल, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको मैं क्या फिर से मुझे डिस्कस करने से मतलब नहीं है, इसको आप बिल्कुल बकायदा पॉइंट टू लाइन दिया हुआ। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल को आप ये मत सोचो कि सिर्फ ये न्यूमेरिकल है, ये इसमें थ्योरी वाला बहुत सारा पार्ट होता है, इसीलिए उन्होंने इतना डिटेल में समझाया है, इसीलिए आपको लाइन टू लाइन समझाया जाता है। यहाँ पर आपको हर एक लाइन को ढंग से पढ़ना है, उसके अंदर जो मैथमेटिकल कंसेप्ट दिए वो समझना है, ठीक है। क्योंकि यही सब मैथमेटिकल जो कंसेप्ट होते हैं, ये इनसे वो नए न्यूमेरिकल बनाकर आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था गॉस थ्योरम, ये हमने गॉस थ्योरम को समझा। अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं उसमें होगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर हम कंप्लीट कर रहे हैं।